हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग महिला सुपरवाइज़र के लिए जो क्लास स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और आपका जो 55 नंबर का सेशन दिया गया है उसमें हमने आपका जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। तो उसकी हमारी जो है क्लास नंबर आज की 3rd रहने वाली है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाना है। तो आपके पास में मात्र 28 या 20 ही दिन का समय बचा हुआ है, यही मान करके चलना 20 से 25 दिन का समय है। तो इतने समय में आप जो है कितने ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को और जो मेन थ्योरी है उसको कवर कर पाते हैं और कितना स्कोर वहाँ पर कर पाते, ये मायने रखता है। ये नहीं कि आपने कितने सारे टॉपिक कवर कर लिए। मतलब कवर करना अलग बात है और समझना अलग बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 55 नंबर का पोर्शन दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिटेल से और थोड़ी बहुत अच्छी थ्योरी के साथ में कवर करवा रहे हैं आपको। तो आप ज़रूर जुड़िए क्लास से। आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी जिसमें आपके जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक तत्व यहाँ हमें पढ़ने हैं। मानव शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और कौन सी जो चीज़ है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसको यहाँ पर जो टॉपिक बना दिया गया है वो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके, ठीक है। तो उसी को हम कवर कर रहे थे। तो फर्स्ट सेशन आपका देख सकते हैं कि क्या कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। फिर आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बता दिए थे कि मैक्रो का मतलब होता है मतलब दीर्घ पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, और माइक्रो का मतलब होता है लघु पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती, लेकिन पड़ती दोनों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सेकंड क्लास देखेंगे तो उसमें आपके पोषक तत्व, अब पोषक तत्वों की हमने उपयोगिता के आधार पर प्रकार भी बताए हुए थे कि ऊर्जा उत्पादक कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर आपके उपापचयी नियंत्रक कौन कौन से हैं, या फिर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये आप सेकंड क्लास में देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में देखिए। सेकंड क्लास में हमने आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट बताया हुआ था, ठीक है। क्या बताया हुआ था? कार्बोहाइड्रेट। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, हमारी क्लास नंबर 3rd रहेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। यदि आप इनको देखते हैं तो इस जो 55 नंबर का पोर्शन है बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और ये जो थ्योरी है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी। अब कई क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें 20-25 क्वेश्चन करवाए आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन से बेटर है कि आप थ्योरी कवर कर लें तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आज के सेशन में ये हमारी क्लास 3rd रहेगी जिसमें हम वसा, प्रोटीन और विटामिन थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन हम कवर करेंगे ताकि आपका जितना सिलेबस है वो पूरा करवा पाएँ, ठीक है। और स्पीड भी ज़्यादा रहती है। यदि आप कम स्पीड में देखना चाहते हैं तो आप मतलब यूट्यूब में एक सेशन होता है, वहाँ जा कर के आप स्पीड भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वसा देखेंगे। वसा क्या होती है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते, प्रोटीन से क्वेश्चन बनते, विटामिन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विटामिन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। फिर जो विटामिन है, विटामिन ए, बी या बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, B1 B2, ठीक है, B12 तक। फिर आपका सी विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, अधिकता से क्या होता है। या फिर बात करें इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, किस विटामिन की खोज किसने की थी, या किसका रासायनिक नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा ही आते हैं। तो देखिए वसा देख लेते। कार्बोहाइड्रेट आप देख लीजिए क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दें कि जो वसा है और जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में गए और कह दिया कार्बोहाइड्रेट दे दो, नहीं। इसके स्रोत होते हैं, जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक खिलाड़ी खेल रहा है या धावक दौड़ रहा है, तो यदि उसको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो किस चीज़ से मिलेगी, वसा से या कार्बोहाइड्रेट से? तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसको संतरे की गोली दे दी जाती है या फिर ग्लूकोज दिया जाता है तो उसे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, वो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यदि अधिक मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत है या सबसे अधिक ऊर्जा जो संचित होती है वो वसा में होती है, ठीक है। तो याद रखिए। अब देखिए वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ये याद रखना, स्टार लगा लेना। पूछा जाता वसा होता है, क्या होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा में भी जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और
आपके ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बना है। उसी तरीके से जो आपका वसा है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब ये यौगिक क्या होते हैं, तो आपको पिछले सेशन में बता दिया था कि यौगिक क्या हैं। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, पदार्थ पढ़ा हुआ है, तो वहाँ हमने पदार्थ का वर्गीकरण आपको करवाया हुआ था। यदि आपने वर्ग 2 में पात्रता परीक्षा दे रखी है तो आपने ज़रूर केमिस्ट्री की क्लास अटेंड की होगी, और केमिस्ट्री की क्लास में आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या कहलाते खूब अच्छे से बताया है। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है, वही यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन अधिक होता है, लेकिन वसा में क्या होता है, कम होता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट भी एक यौगिक है। किस किस का है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, और आपका वसा भी क्या है, यौगिक है। तो ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, अब ऑप्शन दे दिया, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है, तो आपको पता होगा ये दोनों क्या हैं, यौगिक हैं। अब देखिए, यह जल में पूर्णतया अघुलनशील है। जो वसा होता है वो जल में कैसा होता, अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, लेकिन जो कार्बनिक घोलक होते हैं उनमें ये घुल जाता है। अब यहाँ पर वसा के प्रकार देखिए, एक तो जंतु वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है, और एक वनस्पति वसा मतलब जो वनस्पति तेलों से उपलब्ध होती है। जैसे वनस्पति तेल में अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों तेल, सूरजमुखी इत्यादि। अब देखिए, वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कैसी रहेगी, ठोस अवस्था में होगी, परंतु यदि वे इस अवस्था में द्रव में होते हैं तो फिर उन्हें क्या कह दिया जाता है, तेल कह दिया जाता है। अब वसा अम्ल जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। वसा अम्ल कितने, 2 प्रकार के, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त मतलब जो वनस्पति तेलों से प्राप्त हो, उसके उदाहरण हो जाएंगे। तो पूछा जाता है कि नारियल का तेल है, ताड़ का तेल है, एक किस वसा के उदाहरण है, तो संतृप्त वसा की। जबकि आपके जो असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं वो है मछली के तेल, वनस्पति तेलों में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अधिकतर असंतृप्त वसा जंतु वसा होते हैं, सामान्य ताप पर ये ठोस होते हैं, जैसे मक्खन कह दिया। अब देखिए, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से, तो ये याद रखना, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना, 4.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ एक भी पॉइंट यदि ज़्यादा या कम कर दिया जाता तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो याद रखिए, स्टार लगा लेना इस ऑप्शन पर। अब देखिए, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है, वसा से ही मिलती है। तो फर्स्ट सेशन में जब हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे, वहाँ बताया था कि कितने % ऊर्जा और कितने आपके बटे में 1/4, 1/3 ये भी बताया था। अब ये तो हो गई वसा की सामान्य बात कि वसा होते क्या है, वसा का जो ऊर्जा है कितनी इससे मिलती है, वसा के प्रकार। अब देखिए, वसा के कार्य, तो यह ठोस रूप में शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न, जैसे हमने कुछ खाया तो वो स्वाद जो उसमें आता वो किसके कारण आता, वसा के कारण। और आहार को भी रुचिकर बनाती, हम रुचि लेते कि ये खाना है, ये नहीं खाना। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर जो जमा होती वो वसा होती है, और जब भी हमें चोट लगती है तो यही वसा हमारे शरीर के अंगों को चोटों से बचाती है। और जब प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता तो फिर किससे ऊर्जा मिलती है हमें, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, जब वसा से ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो वसा मुख्य रूप से जो दूध है, मांस, मछली, मक्खन, तेल, घी, इनसे हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, वसा की कमी से होने वाले जो रोग हैं या विकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो यदि इसकी कमी हो जाती तो हमारी त्वचा फटी यानी रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है, और शरीर का जो विकास है वो भी रुक जाता है, और अधिकता हो जाए तो शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है। तो जे बर्जीलियस ने कब किया, 1938 में किया। यह क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो ये भी क्या है, एक यौगिक है, वसा भी यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट भी यौगिक है, और प्रोटीन भी क्या है, यौगिक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो जे बर्जीलियस ने 1938 में, और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए, ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों के लिए
जो प्रोटीन है वो उत्तरदायी है। सबसे प्रमुख कार्य तो इसका है कि शरीर की ये मरम्मत करता है, यानी टूटी फूटी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कौन सा है आपका, तो वो है प्रोटीन। लेकिन जब हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती तो वैसी स्थिति में प्रोटीन ही हमें ऊर्जा प्रदान करवाता है। अब देखिए, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। कैसा है? प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो अम्लों से होती है। और ये जो 20 एमिनो अम्लों से इसकी रचना हुई है उसमें से 10 होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो 10 जो आवश्यक होते हैं, जो हम किसी पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं, और 10 जो हमारा शरीर खुद निर्मित कर लेता है। ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन मानव शरीर का केवल संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं है कि ये संरचना ही कर रहा है, वरन यह अन्य कार्यों को भी संपन्न करता है। जैसे अभी आपको बताया, अन्य कार्यों में जैसे ऊर्जा प्रदान करने लगता है। ठीक है। मानव शरीर का कितना परसेंट, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका पटवारी में, और यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मानव शरीर का कितना परसेंट भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है, तो 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इनकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। आपने बाल विकास में पढ़ा होगा, जहाँ शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा वहाँ मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती, जिनमें से 10 का संश्लेषण तो मानव का शरीर खुद कर लेता है और 10 वो भोजन के द्वारा प्राप्त करता है। एक कार्य, ये भी क्वेश्चन आपका पिछली बार महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, तो 45 ग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन, लगभग 42% आपका प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। और मूंगफली में प्रोटीन मिलता है, तो प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वो इनमें मिलता है। अब प्रोटीन के प्रकार देखिए, प्रोटीन भी 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल प्रोटीन, तो ये क्या कहलाते, तो इनके क्वेश्चन पूछते हैं, ये एग्जाम्पल कि कौन प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों के बने हैं वे क्या कहलाते हैं, सरल प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या है, एक सरल प्रोटीन है। कैसे है, क्योंकि ये केवल किससे बना है, एमिनो अम्ल से बना है। अब देखिए, संयुग्मी प्रोटीन, तो वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो पूछेगा ग्लाइकोप्रोटीन किसका उदाहरण है, सरल प्रोटीन का, संयुग्मी प्रोटीन का या व्युत्पन्न प्रोटीन का, तो संयुग्मी का है। फिर है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन, तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। तो ये हो गए प्रोटीन के प्रकार भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी पूछेगा कि कौन प्रोटीन है। अब प्रोटीन के कार्य देखिए, जिस तरीके से हमने वसा कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखे वैसे ही प्रोटीन का कार्य है। प्रमुख कार्य तो यही है कि ये कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। अब आप कहेंगे ये जीवद्रव्य क्या है, ये कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, तो आपने यदि वर्ग 2 की क्लास देखी है चयन परीक्षा की, तो उसमें हमने आपकी पात्रता परीक्षा के अनुसार ही टॉपिक स्टार्ट किए थे। सबसे पहले कोशिका ही पढ़ाया है आपको, और बहुत डीप में आपको कोशिका पढ़ाया है। आप देखेंगे तो लगभग कोशिका के ही कम से कम 10 क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर क्या करते, शरीर को ऊर्जा देते। कब पड़ती है आवश्यकता, जब वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाते, तब हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं और संवहन में भी सहायक होते हैं। तो एक कार्य भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में दे सकता है, बताइए कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है, तब तो आपको ये सारे ही पता होने चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। अब प्रोटीन के स्रोत देखिए, प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, अंडा, सोयाबीन। मुख्य रूप से सोयाबीन याद रखिए, 42% प्रोटीन होता है। मूंगफली, मांस, मछली, बादाम और दालें, ठीक है, इनमें ये प्रोटीन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशीरियोर का रोग हो जाता है और मरासमस, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि जो क्वाशीरियोर का रोग होता है इसमें क्या होता, तो जो बच्चे हैं उनमें हाथ पांव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर आ जाता है। और मरासमस, इसमें क्या होता, बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तो ये लक्षण भी आपको याद रखने हैं। तो आई होप आप प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर विटामिन।
ठीक है। एक ही सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाने का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि आपका जो भी जितना पोर्शन है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि वैसे भी वर्ग 2 में साइंस में पद नहीं है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर आपके महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आपको ये सारी क्लासें ज़रूर देखनी चाहिए। अब देखिए विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग पूछता है, तो वो किया था सी फंक ने 1911 में। कब किया था? सी फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो ये भी क्या है? एक यौगिक ही है। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, मतलब इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है इनको, तो पूछ सकते हैं कि रक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन्स? तो विटामिन्स। ठीक है। अब देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो ये तो आपको अभी रट लेना है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, बाकी जितने भी विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है। अब देखिए विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, मतलब जो विटामिन है उनको संश्लेषित नहीं कर सकती मानव शरीर की कोशिकाएं, बल्कि इनकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से ही होती है। जब तक हम विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे तब तक हमें विटामिन प्राप्त नहीं होगा। शरीर से इसका कोई भी मतलब नियंत्रण नहीं होता है, मतलब शरीर से संश्लेषण इनका नहीं होता है। तथापि विटामिन डी और जो विटामिन के है इनका संश्लेषण बस हमारे शरीर से हो सकता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में बैठने से विटामिन डी मिल जाता है। रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन के होता है। तो ये 2 विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर से होता है, बाकी जो विटामिन है उनका संश्लेषण हमारे शरीर से नहीं हो पाता, और उनकी जो पूर्ति है हमें खाद्य पदार्थों के जरिए करनी होती है। ठीक है। अब देखिए विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, और जो विटामिन के है जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, तथा वहाँ उसका अवशोषण जो ई कोलाई जीवाणु आपने पढ़ा होगा वहाँ पर होता है। तो ये 2 विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है। अब देखिए विटामिन, एक तरफ हमने विटामिन के नाम लिए हैं, एक तरफ रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके प्रमुख स्रोत आप याद रखिए। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो इनके रासायनिक नाम देखिए आप। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोफिथेलमिया रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं हरी सब्जियां और दूध। फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मूंगफली, दाल और तिल। फिर है विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? तो खट्टे पदार्थ नींबू है, आपका संतरा है, आपका आंवला है। ठीक है। अब विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है रैकेट्स रोग, और यह सूर्य प्रकाश और दूध इसका स्रोत है। फिर है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जनन शक्ति इससे कम हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं अंकुरित गेहूं और दूध। फिर है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं टमाटर और हरी सब्जियां। अब हम एक एक करके देखेंगे विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ रखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की वृद्धि के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन ए। यदि इसकी कमी हो जाती है तो श्वास नली और पाचन नली की जो उपकलाएं हैं वो रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी, जिसको हम नेक्टोलोपिया रोग कहते हैं, आँखों का शुष्क होना,
कार्निया में श्वेत फुल्ली का पड़ जाना और दृष्टि समाप्त हो जाना, ये रोग विटामिन ए से। तो ये यही नहीं पूछता कि रतौंध, ये भी पूछेगा कि आँखों का शुष्क होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, तो पूछेगा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो भी आपका विटामिन ए ही है। ठीक है, अब देखिए 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं को इनकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, ये क्वेश्चन बन चुका है और ये दैनिक आवश्यकता वाले तो याद रखिए। ठीक है, तो 60 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। अब विटामिन बी देखिए, तो विटामिन पूरा का पूरा एक समूह होता है, तो यह जल में घुलनशील विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन से विटामिन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो विटामिन बी हो गया। ठीक है, अब विटामिन पूरा समूह है तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का नाम ही होता है थायमीन, या केवल विटामिन बी का नाम पूछता है तो उसे हम थायमीन ही कहते हैं। इसकी कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, वेरी रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। अब विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय, मुख्य क्वेश्चन यही है इसका, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी2 है। और जब विटामिन बी2 इस तरीके से नहीं दिया तो फिर आपको विटामिन बी ही लगाना है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही होंठ, जिह्वा और त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मटर, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, नियोसिन। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा या त्वचा में दाद, 4D सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी होती है। स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां, बादाम इसके स्रोत हैं। विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफ़ेद और मंद बुद्धि आती है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं। फिर है विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन की कमी से एनीमिया और त्वचा चर्म रोग हो जाता है। यकृत, मांस और अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। फिर है विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से शरीर में लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से ताज़े फलों, हरी सब्जियों, यकृत, दूध, अंडा, संपूर्ण अनाज और दाल में पाया जाता है। फिर है विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से एनीमिया, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी होती है। इसका संश्लेषण कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, केला, संतरा, लीवर, अंडा, सेम इसमें पाया जाता है। फिर है विटामिन बी12, इस विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। इस विटामिन की कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट, तो पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित है, तो विटामिन बी12 में। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक है। लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण है। इसके स्रोत हैं मांस, कलेजी, दूध आदि। तो ये पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जल में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एक खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि इसके स्रोत हैं। फिर है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है और गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। मानव शरीर में इसकी कमी से रिकेट्स और प्रौढ़ व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत दिए गए हैं मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल इसके स्रोत हैं। फिर है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इससे क्या होता है, प्रजनन विटामिन इसे कहा जाता है क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है और प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके स्रोत दिए गए हैं गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस। फिर है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी
विटामिन है। यदि रक्त बह रहा है तो उसको रोकने का काम ही करता है। यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक है, तो विटामिन के। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं जमता है और कटे स्थान से जो रक्त है वो बहता ही रहता है, वहाँ थक्का नहीं जम पाता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों टमाटर, पालक, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब इसके कार्य देखिए तो उपापचयी क्रियाओं के लिए विटामिन सहकारी होते हैं और इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में प्रमुख जो खनिज लवण हैं, किस खनिज लवण की कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को ज़रूरत होती है। इसके बाद जो जल है, जल भी पढ़ेंगे। जल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता। कठोर जल, मृदु जल क्या होता है, जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से कितना जल प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कोई भी डाउट है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।